क्या हालचाल, ठीक हो? तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा फिजिकल का लास्ट चैप्टर जो कि है क्वांटम केमिस्ट्री। अब क्वांटम केमिस्ट्री आपका फिजिकल का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन, 6 ही लगा के चलो, 6 क्वेश्चन मिनिमम आपके हर साल आपके हर पेपर में आ ही रहे हैं। ठीक है, तो 20 से ज़्यादा नंबर का आपका क्वांटम आता है। और चलो ठीक है, मान लिया मैंने एक आधा क्वेश्चन, इसमें एक दो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही मुश्किल आ जाते हैं, फिर वो ऐसे आते हैं जो किसी से नहीं होने वाले। ठीक है, वो किसी से ही नहीं होता। लेकिन इन 6 में से 2-3 क्वेश्चन इजी भी आते हैं। तो क्वांटम शुरू करते हैं। ठीक है, ट्राई करूंगा कि कम से कम टाइम मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सिंपल वे में तुम्हें थोड़ा समझाने की कोशिश करो। ठीक है, चलो क्वांटम शुरू करते हैं। अब क्वांटम में सबसे पहले 2 मेन चीज़ें आती हैं। 2 चीज़ें मतलब मेनली हम पढ़ते ही हैं इसमें क्वांटम में, सारे क्वांटम उन्हीं पे है। क्या? एक तो होते हैं फंक्शन, ठीक है, और एक होते हैं ऑपरेटर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आपका एक रिलेशन होता है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में। ठीक है, जैसे हम शुरू में स्कूल टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मान लो मैंने कोई भी एक्स ले लिया, ठीक है, मान लो x² + 2 ले लिया। ठीक है, ये आपका क्या है? फंक्शन है। इसको y मान ले सकता हूं, यानी y = x² + 2। ठीक है, 2 वेरिएबल हमारे पास x और y, उनके बीच में एक रिलेशन है, तो ये आपका क्या है? ये आपका एक फंक्शन है। ठीक है, और ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर आपके कुछ प्री डिफाइंड रूल होते हैं। ठीक है, प्री डिफाइंड रूल कैसे? जैसे मान लो मैंने डिफरेंशिएशन मान लिया d/dx। अब d/dx एक क्या है? प्री डिफाइंड एक रूल है आपका। ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन कर रहा है। जैसे मैं अगर f(x) का या y का डिफरेंशिएशन कर दूं तो मेरा क्या आएगा? 2x। ठीक है, 2x + 0 यानी कि 2x आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? जो डिफरेंशिएशन है वो आपका क्या है? एक ऑपरेटर है। ठीक है, अब क्वांटम में जितने भी आपके ऑपरेटर होंगे वो सारे के सारे आपके लीनियर ऑपरेटर होंगे। अब लीनियर ऑपरेटर कौन से होते हैं? लीनियर ऑपरेटर होने की आपकी 2 कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन है कि आपका जो ऑपरेटर होगा वो कांस्टेंट को बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। ठीक है, यानी कांस्टेंट को ऐसे ही जाने देगा, जा भाई तू, तेरे साथ में कुछ नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं है उसके साथ। यानी कि जैसे मैंने मान लिया, हाँ, जैसे डिफरेंशिएशन ही ले लो, d/dx ऑफ मैं 2x अगर करना चाहूँ तो क्या कर देगा? 2 को ऐसे का ऐसे ये क्या कर लेगा? बाहर निकाल लेगा, dx/dx आ जाएगा। ठीक है, और dx/dx आपका 1 होता है, तो 2 आंसर आ जाएगा यहाँ से आपका। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट को ये बिल्कुल भी छुएगा भी नहीं। समझ गए बात? उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन आपकी होती है कि अगर आपने आपका ऑपरेटर 2 अलग अलग फंक्शन पे लगाया, ठीक है, f(x) + g(x) मान लो। ठीक है, 2 ऑपरेटर को ऐड कर, 2 फंक्शन को ऐड करके आपने उसके सारे के ऊपर ऑपरेटर लगाया, या फिर इन पे अलग अलग लगाया। ठीक है, या फिर इन पे क्या लगाया? अलग अलग लगाया। वो दोनों वैल्यू आपकी क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, वो दोनों वैल्यू आपकी क्या आएंगी? इक्वल होंगी। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी लीनियर ऑपरेटर की कंडीशन है। आपसे कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे 3-4 ऑपरेटर दे देंगे, उनमें से पूछ लेंगे बताओ इनमें से कौन सा लीनियर ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन लगा के आपको चेक करना है। ठीक है, अब ये फंक्शन और ये ऑपरेटर मैं पढ़ा क्यों रहा हूं? ठीक है, फंक्शन और ऑपरेटर मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हमारा जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, क्लासिकल मैकेनिक्स में जितनी भी हमारी टर्म्स होती है ना, उनके लिए क्वांटम में एक ऑपरेटर होता है। ठीक है, कैसे? जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में पोजीशन के लिए आपकी क्या होती है? एक्स वाई जेड होती है। पोजीशन आपकी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में हो सकती है। तो वही आपके क्वांटम में उसके लिए पोजीशन के लिए ऑपरेटर क्या होंगे? ठीक है, जैसे पहले हो गया पोजीशन, पोजीशन के लिए आपके ऑपरेटर होंगे x कैप, y कैप और z कैप। ठीक है, उसके बाद सेकंड मान लो लीनियर मोमेंटम, लीनियर
मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू mv, यही होता है ना लीनियर मोमेंटम। तो इसके लिए जो ऑपरेटर होता है वो आपको होता है माइनस आयोटा h क्रॉस डेल बाय डेल x। ठीक है, ये क्या होगा? ये px होगा आपका। ऐसे ही पी वाई क्या होगा? माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई। पी जेड क्या होगा? माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल जेड। ठीक है, चलो उसके बाद जैसे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है पी स्क्वायर बाई टू एम। पी स्क्वायर बाई टू एम होती है ना, तो कर दो यहाँ पे क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाएगी माइनस एच कट स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये टी एक्स काइनेटिक एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, वाई में डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड में डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी के लिए वी एक्स, वी वाई और वी जेड। और टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे टोटल एनर्जी को क्या बोला जाता है? हैमिल्टोनियन। ठीक है, टोटल एनर्जी को क्या बोला जाता है? हैमिल्टोनियन। ठीक है, और ये आपका क्या होगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यानी कि माइनस एच कट स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी प्लस v। ठीक है, v भी तीनों में हो जाएगा, वी एक्स, वी वाई, जेड, वी जेड। ठीक है, और जो ये होता है इसको आपका क्या बोला जाता है? ये आपका लैप्लेसियन ऑपरेटर होता है, एल स्क्वायर सॉरी डेल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या होता है? लैप्लेस ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम हो गया। उसके बाद आपका एक आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr, यानी कि mv क्या है? लीनियर मोमेंटम, और r क्या है? पोजीशन। तो ये क्या हुआ? पोजीशन और लीनियर मोमेंटम का मल्टीप्लाई होगा। तो वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो r क्रॉस p होगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए इसका सिंपल सा रूल है x, y और z। x से y जाएंगे, y से z जाएंगे और z से दोबारा x आएंगे। कैसे? मान लो मेरे को lx लिखना है। lx क्या होगा? ypz। ठीक है, x से y गए, y से z, उसके बाद इनको उल्टा कर दो, माइनस zpy। ठीक है, ऐसे ही ly क्या होगा? ly क्या होगा? zpx माइनस xpz। ठीक है, ऐसे ही lz क्या होगा? xpy माइनस ypx। ठीक है, ऐसे ही आप lz भी निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और यहाँ से एक और चीज लिख लो, जो आपका कैपिटल एल स्क्वायर होता है वो आपका क्या होता है? एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। ठीक है, और यहीं पे आपके एक राइजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर भी होता है। राइजिंग ऑपरेटर होता है एल प्लस क्या होता है? एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। ठीक है, और एल माइनस लोअरिंग ऑपरेटर क्या होता है? एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। ठीक है, तो ये आपके हर एक जो आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स में टर्म होती है उसके लिए आपका एक यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक में एक ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है। वो ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। चलो अब इन ऑपरेटर्स को ध्यान रखना। ठीक है, अभी तक हमारी सही से क्वांटम शुरू नहीं हुई है ना। चलो उसके बाद देख लेते हैं कम्यूटेशन। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, ठीक है, कम्यूटेशन क्या बोलता है कि आपकी अगर दो क्वांटिटी एक दूसरे के साथ कम्यूट करती है, एक दूसरे के साथ कम्यूट करने का क्या मतलब है? मान लो आपके पास एक ए है, एक बी है।
ठीक है, तो ए बी का कम्यूटेशन किसके इक्वल होगा, वो होगा आपका ए बी माइनस बी ए। ठीक है, ए बी माइनस बी ए, ये इसका क्या होगा कम्यूटेशन। और अगर ये क्या आ जाए, ये आपका जीरो आ जाए, ये आपका अगर जीरो आ जाए, उसका मतलब क्या होता है, मतलब समझो यहाँ पे, जब तक मतलब नहीं पता होगा ना तो क्वांटम ऐसे ही मुश्किल रहेगी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो क्वांटिटी एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रही है, मतलब क्या है, इनको हम एक टाइम पे एक साथ क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ कम्यूट ना करें, ठीक है, अगर वो एक दोनों मतलब उनका कम्यूटेशन क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, तब क्या हो सकता है, अगर वो एक दूसरे के साथ कम्यूट ना करें, इसका मतलब है हम उन दोनों को एक टाइम पे एक साथ क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया। जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है ना, कि हम पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, और इनका क्या होता है, प्रोडक्ट ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई आता है। ठीक है, यही था ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसीलिए अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, इनको हम क्या कर सकते हैं, एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब इन दोनों का जो कम्यूटेशन होगा वो आपका नॉन जीरो आना चाहिए, नॉन जीरो ही आता है। एक्स और पी एक्स का कम्यूटेशन क्या आएगा, एक्स और पी एक्स का कम्यूटेशन आपका आयोटा एच क्रॉस आता है। ठीक है, नॉन जीरो आता है। ठीक है, और जैसे काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम है, क्या हम उनको एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी पी एक्स स्क्वायर बाय 2m है। ठीक है, तो हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर देंगे। तो इसीलिए जो इनका कम्यूटेशन होगा वो आपका क्या आएगा, वो आपका जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये था आपका कम्यूटेशन का मतलब। निकालते कैसे हैं वो ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, वो आप निकाल भी लोगे, लेकिन ये चीजें थोड़ी समझो। ठीक है, तभी क्वांटम थोड़ी आसान लगेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कम्यूटेशन आएगा कैसे। जैसे मेरे पास है इसका x और पी एक्स का बता देता हूं, x और पी एक्स, एक्स और पी एक्स का किसके इक्वल आएगा, ए बी माइनस बी ए करना है, यानी x इंटू पी एक्स और माइनस पी एक्स इंटू एक्स, ये आया। तो x पी एक्स की वैल्यू क्या है, पी एक्स की वैल्यू है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स इंटू यहां पे क्या है, इंटू है आपका x। ठीक है, और बाहर एक क्या कर लो, वेव फंक्शन ले लो, क्योंकि जो भी आपके ऑपरेटर होंगे ना वो बिना वेव फंक्शन के किसी काम के ही नहीं है। अब जैसे मान लो डिफरेंशिएशन था, जब तक मैंने उसको ऑपरेटर या फंक्शन नहीं दिया था, जब तक मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2 उसको नहीं दिया था, तो किसी काम का था, वो किसी काम का नहीं था ना। तो ऐसे ही जो आपके ऑपरेटर होंगे वो बिना वेव फंक्शन के किसी काम के ही नहीं है। अब वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा फाई, ऐसे माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, यहाँ पे एक्स इंटू फाई। ठीक है, यही आ गया ना। तो यहाँ से आयोटा एच क्रॉस को क्या ले लेता हूँ मैं, कॉमन ले लेता हूँ। अब आ जाएगा एक्स डेल साई बाई डेल एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस, अब यहाँ पे क्या लगेगा, यूवी रूल लगेगा। यूवी रूल क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स यू वी। ठीक है, यूवी रूल क्या होगा, पहले यू एज इट इज रखो, वी को डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर वी एज इट इज रखो, यू को डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे ही लगाओ यहाँ पे क्या है, एक्स को मैंने एज इट इज रखा, फाई को डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर फाई को एज इट इज रखा और एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस था ना, ये माइनस, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा एच का और यहाँ dx से dx ये 1 बचा, तो फाई, तो इसकी वैल्यू क्या आई, आयोटा एच कट फाई। ठीक है, फाई को हटा दो क्योंकि वेव फंक्शन लगाया था, तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई आपकी आयोटा एच कट। ठीक है, वैल्यू क्या आई इसकी, आयोटा एच कट। समझ के बात।
तो ऐसे हमें क्या करना है, कोई भी अगर हमारे पास कम्यूटेशन आ रहा है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो कुछ थोड़ी बेसिक चीजें हैं वो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। यहां से क्वेश्चन आ जाता है भाई आपका, अभी रिसेंट वाले एग्जाम में भी आपका यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये मत समझना कि ऐसे मैं यहाँ पे कोई टाइम पास कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, कहीं भी 4 नंबर का भी आ जाता है, ठीक है। चलो, अब जब भी डी बाई डी एक्स और x का कम्यूटेशन आ जाए, ठीक है, तब क्या करोगे, तब इसको सिंपल डिफरेंशिएट कर दोगे x को, dx बाई डी एक्स क्या होता है 1, ठीक है। और प्रॉपर्टीज साथ लिखते जाओ, प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसमें जो 4 नंबर में अगर इसमें क्वेश्चन आएगा वो प्रॉपर्टी से ही होगा आपका। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ कम्यूटेशन ऑफ बी ए, ठीक है। तो अगर डी बाई डी एक्स और एक्स 1 है तो यानी कि x और d बाई डी एक्स का कम्यूटेशन क्या होगा, वो आपका -1 होगा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद दूसरा, अगर मेरा यहां पे मान लो x की पावर n आ जाए, तब क्या करोगे, x की पावर n अगर आ गया ना तो इसको क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, n x रेज टू द पावर n माइनस 1, यही आएगा ना। और उसके बाद क्या बचेगा, इसके बाद बचेगा आपका d बाई डी एक्स और x, यानी कि एक बार अगर डिफरेंशिएट करके बाहर निकाल दिया तो अंदर आपका उसके बाद ये क्वांटिटी बचेगी, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, n x रेज टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंशिएशन की पावर आ गई तो वो भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं x और px, x और px का हमारा क्या आया था, आयोटा h कट आया था, तो px और x का क्या आएगा, px और x का आपका माइनस आयोटा h कट आएगा, ठीक है। अब मान लो मैंने ले लिया x और e की पावर अल्फा px ले लिया, मान लो मैंने, ठीक है, x और e की पावर अल्फा px। अब इसको कैसे करेंगे, जब भी इस टाइप से आ जाए, यानी कि उसका कोई फंक्शन आ जाए, ठीक है, फंक्शन ऑफ px या फंक्शन ऑफ x, जैसे यहाँ फंक्शन ऑफ x था तो क्या करना है, डिफरेंशिएट करके बाहर निकाल दो। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा e की पावर अल्फा px की रिस्पेक्ट में जो है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x था, x रेस्ट पर n था तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, e की पावर अल्फा px है तो px की फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, तो e रेस्ट पर अल्फा px इनटू अल्फा, ठीक है, यही आया ना। और अंदर क्या बचा, अब अंदर बचेगा आपका x और px, क्या, जैसे यहाँ पे d बाई डी एक्स और x बचा था ना, यहाँ बचेगा x और px, x और px की वैल्यू क्या है, x और px की वैल्यू आयोटा h कट है, तो ये आपका आ जाएगा e रेज टू द पावर अल्फा px इंटू अल्फा इंटू आयोटा h कट। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है कई बार 4 नंबर में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यहाँ पे अब क्या आएगा, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट करके उसको बाहर निकाल लिया ना, उसके बाद अंदर उनकी जो बेसिक टर्म है वही बचेगी, ठीक है, समझ गए। चलो दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास क्या हो, ऐसे प्लस की फॉर्म में हो, a प्लस बी और c का कम्यूटेशन मेरे को निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, हाँ, इसमें जिस फॉर्म में लिखा है ना a b c, ऐसे लाइन में लिखे है ना, तो इसी लाइन में ही लिखने हैं, ए बी बी सी के इक्वल नहीं होता, ठीक है। यहां पे हम ऑपरेटर या क्वांटम मैकेनिक्स में अगर बात करें तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो यहां पे ये आ जाएगा ए सी कम्यूटेशन प्लस बी सी कम्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी, अगर मान लो ए बी और सी आ जाए, ठीक है, ए बी और सी, अब यह मल्टीप्लाई में है ना, ए पहले लिखा हुआ है, ठीक है, ए पहले लिखा हुआ, बी बाद में लिखा हुआ है, तो पहले ए के साथ सी का कम्यूटेशन करो, और बी उस साइड है ना तो इस साइड क्या कर दो, बी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर प्लस, अब बी और सी के साथ कम्यूटेशन करेंगे, और ए इस साइड लिखा हुआ तो यहां इस साइड ए से मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है, समझ गए। इसका एग्जांपल कराऊं कोई? देखो जैसे एक्स स्क्वायर पी एक्स हो गया, या फिर चलो ये ले लो, एक्स स्क्वायर पी एक्स हो गया। इसका अगर डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी लगा के मैं आंसर निकालूं तो ये क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा बाहर और यहाँ एक्स पी एक्स बचा, यानी कि ये आ जाएगा 2x आयोटा एच कट। ठीक है, और अगर ये प्रॉपर्टी लगा के निकाल लूँ तो x इंटू एक्स और यहाँ पी एक्स, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x पी एक्स और एक आपका इस साइड x आ जाएगा प्लस x इंटू एक्स पी एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई, एक्स पी एक्स की आयटा एच कट, आयटा एच कट और यहाँ पे x प्लस एक्स इंटू आयटा एच कट। ठीक है, तो ये आपका किसके इक्वल आ गया 2। अब यहाँ पे आयटा एच कट क्या था, कांस्टेंट था, इसलिए ये x इस साइड आ सकता है। ठीक है, आयटा एच कट कांस्टेंट था, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x आयटा एच कट। तो ये आपका दोनों जगह से सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट आपका किसी भी कांस्टेंट के साथ कम्यूटेशन क्या होगा, हमेशा आपका जीरो के इक्वल होगा। कांस्टेंट के साथ कम्यूटेशन क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो आपको ऑलरेडी नोन है, तो उसके साथ आप ए को तो फाइंड आउट कर ही सकते हो ना। ठीक है, उसके बाद पांचवा, अगर यहाँ आपका ए हो और यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए हो तो इनका आपका कम्यूटेशन क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों, अगर आपने ए कैलकुलेट कर दिया तो उसका फंक्शन तो इजीली कैलकुलेट कर दोगे ना, तो ये भी आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। उसके बाद छठा, मान लो x और y, ठीक है, इनका कम्यूटेशन आया y z z x, क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों, क्यों जीरो क्यों आएगा, क्योंकि x और y एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से अलग है, यानी x को आप अलग कैलकुलेट कर लो, y को अलग कैलकुलेट कर लो, तो ये आपका जीरो आएगा। ठीक है, उसके बाद हाँ एंगुलर मोमेंटम रह गया। एंगुलर मोमेंटम का जब भी आपको मतलब कम्यूटेशन फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे, जैसे Lx, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो भी टर्म आ रही है Lx, इसकी कम्यूटेशन ये आपका आयटा एच कट, और यहाँ पे जो भी टर्म आ रही है वही टर्म आपकी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे मैं पोजीशन ले रहा हूँ Lx का किसके साथ, y के साथ। ठीक है, तो x y अब क्या आएगा, z, तो यहाँ पे आयटा एच कट z आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं Lx का पी वाई के साथ ले रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आयटा एच कट पी जेड। ठीक है, और अगर मैं Lx का कम्यूटेशन Ly के साथ ले रहा हूँ तो ये आपका आयटा एच कट एल जेड आ जाएगा। ठीक है, ऐसे x y z, अगर यहाँ पे क्या हो, ये y हो ये x हो, तो अब क्या हो गया, उल्टा चल गया ना, हमें जाना था x से y जाना था, y से z जाना था और z से x आना था। अब ये y से x जा रहा है यानी कि उल्टा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव z, समझ गए। तो ये आपके सारे लगभग कम्यूटेशन की कहानी थी, मेरे ख्याल से समझ में आई होगी बात। अभी तक तो ऐसा कुछ भारी मैंने कराया ही नहीं है ना कि समझ में ना आए। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद आपका आता है आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू। एक तो ये ब्लैक है, सारी गंदी हो जाती है। ठीक है, आइगन फंक्शन, ठीक है, आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू क्या होता है, ये आपका बोलता है कि आपके पास अगर कोई ऑपरेटर है, ठीक है, उसने आपके वेव फंक्शन के साथ लगाया और उसने आपको कोई एक रियल वैल्यू दे दी।
ठीक है, और आपका फंक्शन अलग दे दिया, तब हम इसको क्या बोल लेंगे, इसको हम बोल लेंगे आइगन फंक्शन। और ये आपकी क्या होगी, आइगन वैल्यू। ठीक है, अब यहां पे इसको अगर मैं चलो छोड़ दो, कोई नहीं। अगर इसको मैं सिंपल वे में समझना चाहूं तो वेव फंक्शन क्या है ये, ठीक है, क्या है वेव फंक्शन, क्या दे रहा हमें ये आपका कोई भी सिस्टम है ना, उसके लिए एक अलग से एक आइगन या वेव फंक्शन होता है। ठीक है, ये समझ, जैसे हर कोई इंसान है ना, हर एक के अलग फिंगरप्रिंट है, तो ये हर एक सिस्टम का एक फिंगरप्रिंट है। ठीक है, उसका आईडी कार्ड मान लो, उसका फिंगरप्रिंट मान लो। ठीक है, या तो इसको मान लो सिस्टम का आईडी कार्ड, या मान लो सिस्टम के फिंगरप्रिंट। ठीक है, हर सिस्टम का ये अलग है। तो ये क्या है, मान लो आईडी कार्ड। ठीक है, ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर है एक मशीन। ठीक है, ऑपरेटर क्या, एक मशीन। अब जैसे मेरे पास लीनियर ऑपरेटर की अलग मशीन है, ठीक है, और मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की अलग मशीन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक लीनियर यहाँ पे जो ऑपरेटर है, मैंने मान लिया, मैंने ये रखा। ठीक है, ये रखा माइनस आइटा एच के डेल बाई डेल एक्स रखा। ठीक है, और उस पे आईडी कार्ड लगाया, सिस्टम का आईडी कार्ड लगाया, उसने मेरे को कुछ ना कुछ एक वैल्यू दे दी। वैल्यू देने के बाद मैंने अपना क्या, आईडी कार्ड हटा लिया। आईडी कार्ड हटाया तो अब जो वो वैल्यू आई, क्या वो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू नहीं थी। ठीक है, वो क्या थी, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू थी। अगर मैं अब की बार उसको कहां रखता हूं, अब की बार मैं उसको काइनेटिक एनर्जी की मशीन पर रखता हूं। अब की बार मैंने अपने आईडी कार्ड को काइनेटिक एनर्जी की मशीन पर रखा, उसके बाद लगा के उसने मेरे को कुछ वैल्यू दी और मैंने अपना आईडी कार्ड हटा लिया। तो अब की बार जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, वो काइनेटिक एनर्जी की आएगी, यानी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे देगा वो। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल सी ये चीज है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये आपकी क्या है, सिंपल सी ये चीज है, बस इसको वेव फंक्शन क्या मान लो, सिस्टम का ये आईडी कार्ड है। ठीक है, उसको तभी तो पढ़ते हो ना, एच फाई इज इक्वल टू ई फाई। ठीक है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से आया था, ये पढ़ते हो ना। एच क्या है, हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन किसका, क्या बताते हैं हैमिल्टोनियन, अभी ऑपरेटर में बताया था कि टोटल एनर्जी को यहाँ पे हैमिल्टोनियन बोला जाता है। ठीक है, टोटल एनर्जी का ऑपरेटर है ये। टोटल एनर्जी के ऑपरेटर पे हमने अपना आईडी कार्ड लगाया, तो क्या आया, उसने ई यानी कि एनर्जी की वैल्यू दे दी, सिस्टम की एनर्जी की वैल्यू हमें यहां से मिल गई और अपना वेव फंक्शन अलग कर दिया। ठीक है, तो ये आपका आइगन वेव फंक्शन की, या आइगन फंक्शन या आइगन वैल्यू की ये सिंपल सी आपकी कहानी है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, सेम जैसे मैंने अभी पीछे कराया था ना। आपको मान लो कोई ऑपरेटर दे दिया, ठीक है, कोई भी ऑपरेटर दिया, उस ऑपरेटर को वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई करो, उसको सोल्व करो, सोल्व करने के बाद वेव फंक्शन को अलग कर दो। अलग करने के बाद यहाँ पे अगर कोई आपकी कोई एक रियल वैल्यू मिली जो आपके किसी वेरिएबल वगैरह पे ना डिपेंड कर रही हो, तो यानी कि वो आपकी क्या है, आइगन वैल्यू है, और वो आपका क्या है, आइगन फंक्शन है। ठीक है, समझ में आएगी बात। चलो नेक्स्ट चलते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी मैं कैसे निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी वेव फंक्शन होल स्क्वायर डी टाउ। ठीक है, डी टाउ क्या है, डी टाउ आपको वर्क फंक्शन है। ठीक है, यानी कि कितने स्पेस में आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, कितने स्पेस में आपको काम करना है, कितने स्पेस में आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, वो आपको बता रहा है क्या, डी टाउ। ठीक है, और साई स्क्वायर आपको किसकी वैल्यू दे देगा, साई स्क्वायर आपको प्रोबेबिलिटी दे देगा। ठीक है, तो अगर मैं पूरे स्पेस में ले लूं, ठीक है, मान लो जैसे हमारा क्या है, हाइड्रोजन एटम है।
हाइड्रोजन एटम के लिए 1s1 होता है, यानी कि 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे हमें पता है। तो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन एटम का जो वेव फंक्शन लिया, ठीक है, उसका स्केयर किया, और जो डी टाउ लिया ना उसका ऑल स्पेस ले लिया। ऑल स्पेस यानी कि जो 1s पूरी 1s ऑर्बिटल ले ली, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन के वहां पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अब क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए ना, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो पूरे स्पेस में अगर मैं पूरे 1s ऑर्बिटल में बात करूं तो कहीं ना कहीं तो मेरा इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही। तो जहां मेरा कहीं ना कहीं अगर इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही पक्का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो यानी कि वो 1 आ रही है। और अगर वो पूरे स्पेस में उसकी वैल्यू 1 दे रहा है तो इस फंक्शन को क्या बोला जाता है, इस फंक्शन को आपको नॉर्मलाइज्ड फंक्शन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, और बाय चांस इसकी वैल्यू वो 1 नहीं दे रहा, ठीक है, बाय चांस क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू वो 1 नहीं दे रहा, यानी 1 तो लेकिन आनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको किसी n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको अगर मैं खोल लूं तो ये आपका क्या होता है, ये आपका साई स्टार साई डी टाउ। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, तभी आपका क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होता है। लेकिन अगर मैंने मान लिया भाई इसकी वैल्यू 1 आ ही नहीं रही, तो मैं वेव फंक्शन को n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां भी आपका n आया, यहां भी आपका n आया। ठीक है, तो वो क्या आ गया आपका n स्क्वायर, और उस n से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू अब 1 आनी चाहिए। तो मेरे को अगर n की वैल्यू निकालनी है तो n की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 1 अपॉन साई स्टार साई डी टाउ। ठीक है, फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट और होल रूट। ठीक है, तो ये आपका n क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, n आपका क्या आ जाएगा, n आपका हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, इसको फिर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे और वो आपका क्या दे देगा, 1 दे देगा। इसका मतलब आपका फंक्शन अब नॉर्मलाइज हो चुका है। ठीक है, ये तो आपका हुआ नॉर्मलाइज। उसके बाद एक आपका होता है ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है, ऑर्थोगोनल की कंडीशन होती है कि साई m इंटू साई n इंटू डी टाउ इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या, इसका मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये अगर आपका 1 आ रहा है, यानी कि इसकी क्या कर रहा है, ये प्रोबेबिलिटी आपके 1 दे रहा है, इसका मतलब पूरे स्पेस में आपका इलेक्ट्रॉन वहां प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब इसका मतलब क्या है, यहां पे देख रहे हो मैंने साई m और साई n अलग अलग लिखे हैं, यानी कि ये क्या है, ये दो अलग अलग वेव फंक्शन है, अलग अलग सिस्टम के दो अलग अलग वेव फंक्शन है। इसका मतलब क्या बोल रहा है भाई, एक इलेक्ट्रॉन आपका एक टाइम पे इन दोनों की जगह दोनों में नहीं रह सकता। मान लो ये मेरा 1s ऑर्बिटल का है, ये मेरा 2s ऑर्बिटल का है, तो क्या एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम में 1s और 2s दोनों में लाई कर सकता है, नहीं कर सकता ना, तो इसलिए क्या आएगा, 0 आएगा। अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाए, इसकी वैल्यू 1 आ जाए, मतलब क्या होगा भाई, आपका इलेक्ट्रॉन 1s और 2s दोनों में एक ही साथ लाई कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए ये आपका क्या होता है, 0 होता है, और ये आपका क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। समझ गए बात, चलो इतनी बात अगर समझ में आ गई, तो ये जो भी आपका क्वांटम का थोड़ा बेसिक था, वो बेसिक मैंने आपको सारा लगभग करा ही दिया। एक चीज और बताना भूल गया मैं, हाँ, एक तो एवरेज भी बता देता हूँ। अब कोई भी ऑपरेटर है, उसको अगर आपको उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है, किसी भी, मान लो लीनियर मोमेंटम की एवरेज वैल्यू निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी की, टोटल एनर्जी, किसी की भी अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, एवरेज वैल्यू ऑफ एनी ऑपरेटर इज इक्वल टू साई स्टार ए साई डी टाउ। और अगर ये फंक्शन नॉर्मलाइज है, ठीक है, वैसे अगर नॉर्मलाइज नहीं है तब क्या आ जाएगा, जो भी इसकी लिमिट होगी, और यहाँ पे आ जाएगा साई स्टार साई डी टाउ। ठीक है, अगर ये फंक्शन आपका नॉर्मलाइज है तब तो ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, तब एवरेज वैल्यू आपकी इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो आपका कंप्लीट फॉर्मूला ये रहेगा
पूरे क्वांटम में आगे जब भी किसी की एवरेज वैल्यू निकालनी होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, समझ के बाद चलो। हाँ, इसके अलावा डी टाउ ने बताया मैंने आपको, डी टाउ किसके लिए क्या क्या वैल्यू होती है डी टाउ की। मान लो हमारे पास सबसे पहले ट्रांसलेशन मोशन की अगर मैं बात करूं तो 1D बॉक्स है, 1D बॉक्स के लिए इसकी वैल्यू होती है dx, 2D के लिए dx dy, 3D के लिए dx dy और dz। ठीक है, ट्रांसलेशन के भी वाइब्रेशन के लिए भी यही होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रोटेशन की। रोटेशन में क्या होता है, रोटेशन में आपका आएगा ये डी फाई। ठीक है, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 to 2 पाई। ठीक है, उसके बाद आएगा हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं आर, थीटा और फाई। ठीक है, आर, थीटा और फाई। आर की लिमिट होती है 0 to इनफाइनाइट, थीटा की लिमिट होती है 0 to पाई और फाई की लिमिट होती है 0 to 2 पाई। ठीक है, और जो डीटा होगा, डीटा किसके इक्वल होगा, ये आपको होगा 0 to इनफाइनाइट आर स्क्वायर डी आर, 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, और 0 to 2 पाई डी फाई, आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ठीक है, और अगर किसी भी आपका जो वेव फंक्शन है वो आर की टर्म में दे रखा है, साइन थीटा डी फाई उसमें नहीं दे रखा, तो इनको अगर मैं कैलकुलेट करूं, कैलकुलेट करके इनका इसका आंसर आएगा 4 पाई। तो ये आपका आ जाएगा 4 पाई 0 to इनफाइनाइट आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो ये आपकी डी टाउ की वैल्यू होगी। ठीक है, और पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, आपका एक्स होगा आर कोस थीटा साइन फाई। ठीक है, y क्या होगा, आर साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, और z क्या होगा, आर कोस थीटा। ठीक है, z होगा आर कोस थीटा। ठीक है, समझ गए बात। चलो अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 1D बॉक्स। अब 1D बॉक्स है, आखिर है क्या। 1D बॉक्स में क्या होता है, आपका मान लो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, वो आपका एक 1 डायमेंशन बॉक्स में मूव कर रहा है जिसकी लेंथ कहाँ है, 0 से L तक लेंथ है उसकी। उसके जो अंदर है जहां पे वो मूव कर रहा है वहां आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। उसके बाहर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, और ये आपकी क्या बाउंड्री इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, तो ये आपका होता है 1 डायमेंशनल बॉक्स। इसके लिए जो वेव फंक्शन होगा, वेव फंक्शन आपका आएगा √2/L साइन n पाई x बाई एल। ठीक है, √2/L साइन n पाई x बाई, जिसमें n की वैल्यू कहां से जाएगी, n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, n की वैल्यू 1 से शुरू होगी। तो यहां से एक चीज क्या समझ रहे हो, √2/L क्या है, √2/L नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मैं वेव फंक्शन दे दूं ना कि मेरा वेव फंक्शन है साई इज इक्वल टू साइन n पाई x बाई एल। ठीक है, तो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट अगर मेरे को निकालना हो 1/रूट साई स्टार साई डी टाउ। ठीक है, इंटीग्रेशन कहाँ 0 से L जाएगा। ठीक है, वेव फंक्शन ये है, और ये आपका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू √2/L आएगी। ठीक है, n की वैल्यू √2/L आएगी। समझ गए बात। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का कांस्टेंट का मतलब ये था। ठीक है, तो ये आपका होता है फाई। इसके लिए एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, एनर्जी की वैल्यू आपकी होती है n²h²/8mL²। ठीक है, n²h²/8mL²। तो अगर मैं इसको बनाऊं, ठीक है, सबसे पहले
ग्राउंड स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा, एन की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। एन की वैल्यू 1 के लिए तो मेरा क्या आएगा, साई 1 आएगा, ठीक है। साई 1 को अगर मैं यहाँ पे आपका क्या है, ये साई है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, ये एल, ये एल। तो अगर मैं ग्राउंड स्टेट के लिए आपका वेव फंक्शन ड्रॉ करूं तो वो आपको कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है, वो आपका कुछ इस टाइप से आएगा। तो ये आपका साई, और अगर मैं यहीं पे साई स्क्वायर करूं, साई स्क्वायर करूंगा तो इसकी वैल्यू थोड़ी ऊपर आ जाएगी। ये आपका किसके लिए होगा, ये आपका साई स्क्वायर के लिए होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी साई 1 स्क्वायर, और ये आपका क्या है, ये आपका साई 1 है। और जो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू किस पे होगी, ये L/2 पे होगी। किस पे आएगी, L/2 पे आएगी। उसके बाद ये क्या बता रहा है, ये यानी कि यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो L/2 डिस्टेंस होगा ना, ग्राउंड स्टेट में L/2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की वहां प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट साई 2, उसके लिए ये आपका वेव फंक्शन कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। यहां पे आपकी क्या होगी, एक नोड होगी। नोड क्या होती है, नोड आपकी वो पोजीशन होती है जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे मिनिमम होती है या 0 होती है, ठीक है। तो नोड आपकी सबसे पहले जो नोड यहां होंगी वो नोड आपकी n-1 के इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ पे 1-1 0 नोड थी, यहाँ पे 2-1 एक नोड आएगी, ठीक है। और अगर मैं साई स्क्वायर यानी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं तो प्रोबेबिलिटी का आपका ग्राफ कुछ यूं आएगा, ठीक है। यहां पे जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी वो कहां पे आएगी, ये आपका L/2 का हाफ हो गया यानी L/4, और ये आपका क्या हो जाएगा L/2 प्लस यहां पे L/4, ये कितना आ जाएगा 3L/4, ये आपका आ जाएगा 3L/4, ठीक है। 3L/4 पे आपकी क्या होगी, L/4, और इस पे मैक्सिमम होगी। उसके बाद साई 3 अगर मैं ड्रॉ करूं, साई 3 आपका कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। और जो इसका साई स्क्वायर होगा वो आपका कुछ यूं लाइक रहेगा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो गया, मेरे ख्याल से ग्राफ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो ये एनर्जी थी। अगर मैंने लेंथ अब की बार कहां से, -L2 + L ले ली, -L2 + L ली, तो जो टोटल लेंथ हुई, टोटल लेंथ क्या होगी, टोटल लेंथ आपकी होगी 12, टोटल लेंथ 12 होगी ना। तो अब की बार जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, √2/12 sin nπx/12, ठीक है, और √2/12 cos nπx/L 12, ठीक है। ये n = even के लिए, ये n = odd के लिए, ठीक है। और यहां से अगर एनर्जी निकालना चाहूं, एनर्जी क्या आएगी, n²h²/8m2l², तो ये आ जाएगा n²h²/32ml², ठीक है। तो यहां से आपकी ये क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। समझ गए बात। चलो इसके बाद अब ये तो 1D था, अब यहीं साइड में 2D और 3D भी कर सकते हैं। तो अगर 2D के लिए देखें, एक चीज याद रखो, जो आपका वेव फंक्शन होता है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। और जो एनर्जी होती है वो आपकी एडिटिव इन नेचर होती है। कैसे, अभी समझ में आएगा। जो वेव फंक्शन आएगा इसके लिए क्या आएगा, √2/Lx sin nπx/Lx, ठीक है, और इंटू √2/Ly sin nπy/Ly, ठीक है। सेम इस तरह आ जाएगा। और एनर्जी क्या आ जाएगी, एनर्जी क्या आ जाएगी, nx² h²/8mLx² प्लस ny² h²/8mly²,
ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एडिटिव इन नेचर है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर है। ठीक है, अगर मेरी लेंथ Lx और Ly मैं इक्वल कर देता हूं तब ये क्या आ जाएगा, nx² प्लस ny² h² अपॉन 8ml²। ठीक है, तब ये आपका ये आ जाएगा। और यहां से इसके अगर मैं एनर्जी लेवल ड्रॉ करना चाहूं तो ग्राउंड स्टेट क्या आएगी, ग्राउंड स्टेट आपकी आएगी 1 1। ठीक है, 1 1, उसके बाद 1 2 और 2 1, दोनों क्या होगी, डीजनरेट एनर्जी स्टेट होगी। डीजनरेट का मतलब क्या है कि इन दोनों की एनर्जी आपकी, ये दो अलग अलग स्टेट है लेकिन दोनों की एनर्जी सेम है। ठीक है, अब ये नीचे क्यों है, क्योंकि nx² प्लस ny² ये 2, ये किसकी, इसकी एनर्जी क्या आई, ये आई आपकी 2h² अपॉन 8ml²। ठीक है, इसकी एनर्जी क्या हुई, 4 + 1 5, 5h² अपॉन 8ml², इसलिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। उसके बाद आएगा आपका 2 2, क्यों, 2 2 की एनर्जी क्या आ रही है, 2 4 और 4 8, यानी कि 8h² अपॉन 8ml²। इसके बाद क्या आएंगे, इसके बाद आएगा आपका 1 3 1 3 या फिर 3 1। 1 3 3 1 के लिए एनर्जी क्या आएगी, 10h² अपॉन 8ml²। ठीक है, तो ऐसे जैसे आपकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी ना, एनर्जी जैसे इंक्रीज होती जा रही है उसके हिसाब से आप एनर्जी लेवल को बनाते जाएंगे। ठीक है, डीजनरेसी यहां से निकाल देंगे। अब 3D में भी सिंपल क्या हो जाएगा, 3D में यहाँ पे एक और जुड़ जाएगा √2 Ly Lz साइन n πx/Lz², और यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी nz² h² अपॉन 8mLz²। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 3D के लिए हो जाएगा। ठीक है, और डीजनरेसी की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या होता है, अगर nx ny और nz तीनों आपके इक्वल हो जाए ना 3 उसमें, तब आपकी वहां से डीजनरेसी क्या आएगी, डीजनरेसी 1 आएगी। जैसे कि 1 1 1 है, इसमें आप कैसे भी चेंज कर लो डीजनरेसी एक ही आएगी। लेकिन अगर 2 सेम आ जाए जैसे 1 1 3, तब यहाँ पे डीजनरेसी जो होगी वो आपकी 3 हो जाती है। ठीक है, और अगर तीनों अलग आ जाए जैसे 1 2 और 3, तब इसके लिए जो डीजनरेसी होगी वो आपकी 6 हो जाती है। ठीक है, तब इसके लिए डीजनरेसी क्या होगी, 6 हो जाएगी। तो इतना यही चीज थी जो मेनली आपकी ट्रांसलेशन मोशन से आती है, 1D 2D 3D बॉक्स से आती है। ठीक है, मेन बात इसमें आपको ये एनर्जी लेवल ये जो वो आपको शो करने आने चाहिए। क्वेश्चन आपका किस हिसाब से आता है, क्वेश्चन आपको वो, अब जैसे यहां तो मैंने ये बना दिए, लेकिन अगर उसने Lx Ly, यहाँ पे मैंने क्या कंसीडर किया था कि Lx = Ly = L है, तब आपका ये आ रहा था। क्या अब तक क्वेश्चन में वो दे दे Lx = 2Ly है, तो उस हिसाब से जो आपका ये एनर्जी डायग्राम है उस हिसाब से आपका ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देगा, इलेक्ट्रॉन फिल करवा देगा, जैसे ब्यूटाडाइन हो गया। ठीक है, ब्यूटाडाइन के लिए आपका साइक्लोब्यूटाडाइन हो गया। साइक्लोब्यूटाडाइन आपका क्या हो जाएगा, 2D सिस्टम हो जाएगा, तो उसमें कितने 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 आपके यहाँ आ जाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ से यहाँ एक्साइटेशन करा देगा। आपको होमो लूमो पता होना चाहिए कि ये आपकी क्या होगी, होमो होगी। ठीक है, ये आपकी लूमो होगी। तो वो सब चीजें आपकी क्वेश्चन पर डिपेंड करेंगी, और ये सब चीजें सीखना है तो अब इसके बाद क्वेश्चन वाली वीडियो आएगी, वहां मैं आपको ये सब चीजें कराऊंगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो तुम देखते नहीं हो, है ना, क्वेश्चन वाली वीडियो तो तुमने देखनी नहीं है, क्वेश्चन तो सर करेंगे नहीं, हम तो बस ये कंसेप्ट देख लें, कंसेप्ट करके जाओगे मुंह की खाओगे। ठीक है, क्वेश्चन का भी पता होना चाहिए भाई, क्वेश्चन अगर करने हैं ना तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस हिसाब से करना है। इतने तुर्रम खा तो हो नहीं हो कि यहाँ सीधा करके चले गए और वहां जाके अपना किसी भी टाइप का क्वेश्चन आज ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता भाई। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन के हर क्वेश्चन अलग टाइप का होता है, उसको हर एक के लिए अलग अप्रोच। ठीक है, कईयों के लिए सेम अप्रोच भी लगती है, कईयों के लिए अलग अप्रोच भी लगती है ना, तो अप्रोच मायने रखती है। तो क्वेश्चन वाली वीडियो देखा करो। ठीक है, चलो ये देख लो एक बार, इसके बाद देख लेते हैं वाइब्रेशन। ठीक है, आपका 1D 2D 3D बॉक्स आपका खत्म हो गया। इसके बाद देख लेते हैं वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन में जो आपका यहाँ भी एनर्जी से स्टार्ट करते हैं पहले, यहाँ भी आपका क्या होगा, 1D
2D और 3D होता है, ठीक है। 1D 2D और 3D होगा। एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ये मैंने आपको फिजिकल स्पेक्ट्रम में भी कराया ना, एनर्जी क्या होती है n प्लस हाफ एच न्यू, n प्लस हाफ एच न्यू, ठीक है। और 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है, n की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 0 से होती है, और n की वैल्यू जब हम 0 पुट कर देते हैं तो वो आपको क्या देता है, 0 पॉइंट एनर्जी देता है, ठीक है। ये आपको क्या होगी जाएगी 1D के लिए। उसके बाद अगर मैं 2D की बात करूं तो 2D में एनर्जी क्या होगी, 2D में एनर्जी आपकी होगी nx प्लस हाफ एच न्यू प्लस ny प्लस हाफ एच न्यू, ठीक है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ nx प्लस ny प्लस 1 एच न्यू, ठीक है। और इसको मैं n एच न्यू बोल देता हूँ, nx प्लस ny प्लस 1 को मैंने n बोल दिया, तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी 2D के लिए एनर्जी होगी। और यहाँ जो डीजेनरेसी होगी वो आपकी किसके इक्वल होगी, n के इक्वल होगी। डीजेनरेसी किसके इक्वल होगी, n के इक्वल होगी। ऐसे ही अगर मैं 3D में बात करूं, 3D में एनर्जी क्या आ जाएगी, 3D में एनर्जी आ जाएगी nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 एच न्यू, इसी के इक्वल आएगी ना, ठीक है। तीनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे मैं n किसके इक्वल बोल देता हूँ, nx प्लस ny प्लस nz। इसको अगर मैं n बोल रहा हूँ तो यहाँ पे जो डीजेनरेसी होगी आपकी वो किसके इक्वल होगी, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 2 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीजेनरेसी होगी वो आपकी इसके इक्वल होगी, ठीक है। एनर्जी से इतनी बातें आपको यहाँ वाइब्रेशन में पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे वेव फंक्शन। वेव फंक्शन थोड़ा सा यहाँ पे अटपटा है क्योंकि यहाँ पे हर्माइट पॉलिनोमियल आ जाता है, ठीक है। हर्माइट पॉलिनोमियल सबसे पहले निकालते कैसे हैं, इसमें आप याद रखो कि h0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और h1 की वैल्यू आपकी ये होती है। अब इसको क्या बोलते हैं यार मेरे को नहीं पता, ठीक है ना, मेरे को याद है कि अब तक क्या बोला करते थे, मेरे ध्यान है, ठीक है। h1 की वैल्यू आपकी ये होती है। और अगर मेरे को इससे फर्दर आगे निकालना है तो उसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, hn प्लस 1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2h n माइनस 1 माइनस 2n h, ये hn आएगा, ये किसके लिए है, ये hn आएगा, 2n hn माइनस 1, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला यही आएगा ना, हाँ मेरे ख्याल से तो यही आएगा, ठीक है। हाँ तो ये आपका यहाँ से आप हर्माइट पॉलिनोमियल कोई भी निकाल सकते हो। जैसे आपके पास h0 की वैल्यू है, h1 की वैल्यू है, तो यहाँ से आप n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे, यहाँ h0 पुट करोगे, यहाँ h1 पुट करोगे, तो आपके पास h2 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे h3 h4 h5 आप सारी चीजें निकाल सकते हो, ठीक है। आपको मेनली याद क्या रखना है, यहाँ पे आपको केवल एक तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आपको याद रखना है साई 0, वो आपका किसके इक्वल आएगा, वो आएगा आपका बीटा बाय पाई रेज टू द पावर 1/4 इंटू ई माइनस बीटा एक्स स्क्वेयर बाई 2, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि आगे परटर्बेशन वगैरह करेंगे तो आपको जो वेव फंक्शन होगा ग्राउंड स्टेट के लिए वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सभी का 1D का भी, 1D 2D 3D उसका बॉक्स का, ठीक है, बॉक्स का भी होना चाहिए, और आपका यहाँ पे ये भी होना चाहिए, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम के लिए भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो H नोट की वैल्यू यह होगी। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एक चीज याद रखो, ये आपका प्रोपोर्शनल टू x इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है। एक आप यहाँ से ये चीज याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ इसकी वैल्यू क्या होती है, जो आपका ये होता है, ये आपका बीटा एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। ये क्या होता है, बीटा एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। और बीटा किसके इक्वल होता है, बीटा की वैल्यू अगर मैं देखूं, बीटा की वैल्यू आपकी होती है 4 पाई स्क्वायर एम के बाई एच, ठीक है। बीटा की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई स्क्वायर एम के बाई एच। अब के क्या है यहाँ पे, के आपका फोर्स कांस्टेंट है। मैंने फिजिकल स्पेक्ट्रम में आपका सारा कराया था कि हम बॉन्ड को एक स्प्रिंग की तरह मान लेते हैं, ठीक है। उसमें फोर्स कांस्टेंट होता है, के डिस्प्लेसमेंट एक्स होती है, तो फोर्स क्या आएगी फिजिकल टू माइनस के एक्स, ठीक है। उसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आती है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/2 पाई रूट के बाई न्यू के इक्वल होती है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको फिजिकल स्पेक्ट्रम में कराई हुई है, तो वही चीज है सारी की सारी, ठीक है।
तो बीटा की वैल्यू आप यहां से इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, यहां से मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं इसका ग्राफ। ये डीजेनरेसी जरूर याद रखना भाई। ठीक है, ग्राफ की अगर मैं बात करूं, जो वेव फंक्शन का आपका ग्राफ होगा, सबसे पहले आपका कर लेते हैं एच नोट के लिए, साई नोट के लिए। साई नोट के लिए जो आपका ग्राफ आएगा वो कुछ, आपको इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले राइट साइड से आपको शुरू करना है और एक खम्भ बनाना है। ठीक है, ये आपका ठीक है, ये आपका किसके लिए, साइन नोट के लिए। उसके बाद साई वन के लिए अगर मैं बनाऊं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, तो सेम चीज राइट साइड से शुरू करना और एक हम बनाना है। ठीक है, यहां पे आपके नोड्स, जो नोड्स की अगर मैं बात करूं, नोड्स का क्या होता है, नोड्स वो होते हैं जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या तो बिल्कुल ना हो या बिल्कुल ना के बराबर हो। ठीक है, तो नोड्स की बात करूं, नोड्स आपके n के इक्वल होते हैं, जो आपकी n की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे नोड्स आपके क्या देंगे, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 देंगे। ठीक है, नोड्स क्या देंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर होती है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या देंगे, बिल्कुल 0 देंगे। तो यहाँ पे आपका साइज 0 है तो कोई भी नोड नहीं है, तो ये आपका बस एक ही हम्प आएगा, और जितने आपके जो नंबर ऑफ हम्प होंगे वो आपके n+1 के इक्वल होंगे। ठीक है, जो आपके हम्प आएंगे वो आपके किसके आएंगे, n+1 के इक्वल होंगे। ठीक है, तो 0+1 तो एक हम्प आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1+1 तो 2 हम्प आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक नोड आ जाएगा। उसके बाद साइज इक्वल टू 2 के लिए अगर मैं बनाना चाहूं तो यहाँ पे आपका कितने आ जाएंगे, यहाँ पे इक्वली 3 बना दो, एक ऊपर एक नीचे फिर एक ऊपर। ठीक है, 3 बना दिए, और नोड्स की कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी, और फिर इसको इक्वल टू हाफ में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको इक्वल टू हाफ में डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसे ही आप 4, 5, 6 के लिए सभी के लिए आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपकी नोट्स एक ये आ गई, एक ये 2 आ गई। हाँ, नोट्स में एक चीज ध्यान रखना, जो बाउंड्रीज होती है ना, बाउंड्रीज को हम कभी भी नोट्स में कंसीडर नहीं करते। ठीक है, बाउंड्रीज को कभी भी नोट्स में कंसीडर नहीं करते। तो वाइब्रेशन से आपको मेरे ख्याल से बस इतना ही याद रखना है, इसके अलावा ज्यादा कुछ आपको वाइब्रेशन से याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही रोटेशन, रोटेशन से भी आपको ज्यादा कुछ, रोटेशन का आपको सारा आता ही है। रोटेशन के लिए फिजिकल स्पेक्ट्रम में मैंने आपको डिटेल में कराया। क्या एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, एनर्जी की वैल्यू आपकी होती है BJ+1। ठीक है, डीजेनरेसी किसके इक्वल होती है, 2J+1। ठीक है, बी की वैल्यू क्या होती है, बी की वैल्यू होती है h²/8π²I, ये जूल में, और या फिर h²/8π²IC इन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यही सब वैल्यू है, यही सब वैल्यू रोटेशन के लिए आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ आपको रोटेशन में आपका यहां से ज्यादा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है। मैं उन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं जहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं मेन हाइड्रोजन एटम, जहां से आपका क्वेश्चन आता है, और एक वाइब्रेशन के इन ग्राफ से, ग्राफ से भी काफी बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में सबसे पहली बात आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स चलते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बताए थे, एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स होता है r cos थीटा sin फाई। ठीक है, y किसके इक्वल होता है, y होता है आपका r sin थीटा sin फाई। ठीक है, z किसके इक्वल होता है, z होता है आपका r cos थीटा के इक्वल। ठीक है, यहां पे आपके r थीटा और फाई चलते हैं। ठीक है, r की लिमिट कहां से कहां होती है, r की लिमिट आपकी 0 to इनफाइनाइट होती है। ठीक है, और थीटा की लिमिट आपकी 0 to पाई होती है, और फाई की लिमिट आपकी 0 to 2 पाई होती है। ठीक है,
और इसके अलावा जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है वो आपको होता है आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट आपका ये होता है। इतनी चीजें आपको यहाँ पे सबसे पहले पता होनी चाहिए अगर आप हाइड्रोजन एटम पे जा रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने पहले लैप्लेस ऑपरेटर लिखा था, क्या लिखा था, डेल स्क्वायर क्या था, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर, यही लिखा था ना, है ना। काइनेटिक एनर्जी का लिख लो, काइनेटिक एनर्जी क्या था, माइनस एच स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर, यही था ना काइनेटिक एनर्जी। और वो क्या आया था, माइनस एच स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, ये था काइनेटिक एनर्जी। यहां पे जो ये आपको ऑपरेटर होता है ये आर थीटा और फाई की फॉर्म में होता है, वो क्या होता है, 1 बाय आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर इंटू आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर प्लस 1 बाय आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा इंटू साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा। ठीक है, और प्लस 1 बाय आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेल स्क्वायर बाय डेल फाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कुछ इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर आपको, हाँ, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है V, वो आपकी क्या होती है, जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, यहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते थे, वी एक्स वी वाई वी जेड, ये लिखते थे ना। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम में आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये माइनस होता है यहाँ पे, माइनस जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी इसके इक्वल होगी। अब ये सब काम कहाँ आएंगे, हाँ, मैंने एक चीज नहीं बताई आपको, हाँ वैसे मैंने बता रखी है, स्टार्टिंग में ही बता दी थी मैंने, क्या, किसी की भी अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है, जैसे कि आपको किसी भी ऑपरेटर की एवरेज वैल्यू निकालनी हो, तो क्या आएगी, इंटीग्रेशन साई स्टार ए साई डी टाउ। ठीक है, इसके इक्वल आएगी साई स्टार ए। कंडीशन है कि आपका साई नॉर्मलाइज है, अगर साई नॉर्मलाइज नहीं है तब आप नॉर्मलाइजेशन भी लगाओगे साई स्टार साई डी टाउ। ठीक है, इसके इक्वल आएगी। तो अगर आपको मान लो एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की एवरेज वैल्यू, तो एक्स की एवरेज वैल्यू आपकी क्या आएगी, वो आएगी आपकी साई स्टार इंटू एक्स इंटू साई और डी टाउ, ये आ जाएगी। ऐसे ही आपको मान लो काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे साई स्टार और यहाँ पे क्या पुट करोगे, यहाँ पे आप ये पुट करोगे, जो ये ऑपरेटर है ना आपका माइनस एच कट स्क्वायर। अगर मैं मान लो एक्स डायरेक्शन में, केवल मैं 1D की बात कर रहा हूं, तो अगर 1 डायमेंशन की ही अगर मैं बात करूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपका साई और डी टाउ। ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसे अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी की निकालनी है तो यहाँ पे V आ जाएगा, अगर मेरे को टोटल एनर्जी निकालनी है तो ये प्लस V आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मेरे को हाइड्रोजन एटम के लिए निकालनी है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए मेरे को काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकालनी है या फिर टोटल एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए अब की बार जो आप ऑपरेटर यूज करोगे वो आप ये करोगे, इसके आगे, इस पूरे के आगे माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m लगाओगे, तो ये काइनेटिक एनर्जी का आपका ऑपरेटर बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका किसका, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो ये वैल्यू अब की बार आप यहाँ पुट करके इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, ऐसे ही वाइब्रेशन में, ऐसे ही 1D बॉक्स, 1D 2D 3D बॉक्स में, सभी में कहीं भी आपको पूरे क्वांटम में एवरेज वैल्यू किसी की भी निकालनी है, px की एवरेज वैल्यू, एनर्जी की एवरेज वैल्यू, x की एवरेज वैल्यू, x स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, किसी की भी एवरेज वैल्यू निकालनी है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ऑपरेटर की वैल्यू यहां रखो, ठीक है, यहां वेव फंक्शन आएगा जो भी आपको सिस्टम दिया हुआ है। मान लो 1D बॉक्स दे दिया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √2/L sin n pi x/L आ जाएगी। ठीक है,
मान लो SHO दे दिया, ग्राउंड स्टेट के लिए पता कर रहे हैं SHO की, तो उसकी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा बाई पाई रेस टू द पावर 1/4 ई रेस टू माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो यानी कि वेव फंक्शन आपको पता होना चाहिए, जिसके लिए भी पूछेंगे वो आप वेव फंक्शन रखोगे, यहाँ ऑपरेटर रखोगे जिसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है और बस इसको सोल्व कर दोगे। ठीक है, समझ में आएगी बात। चलो तब अगर हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें, हाइड्रोजन एटम का जो वेव फंक्शन होता है वो आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। हाइड्रोजन एटम का जो वेव फंक्शन होगा फाई आर थीटा और फाई, वो किसके इक्वल होगा, आर आर थीटा थीटा, और यहां आ जाएगा फाई फाई। ठीक है, इसमें ये आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक आपको होता है क्या, रेडियल पार्ट, ठीक है, और एक आपका होता है एंगुलर पार्ट। ठीक है, एक रेडियल पार्ट होता है, एक एंगुलर पार्ट होता है। जो आपका रेडियल पार्ट होता है वो मेनली आपका n और l वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और ये सब हमने पढ़े थे ना, तो ये आपका n और l वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये आपका l और m वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि स्पिन पे आपका कोई भी डिपेंड यहाँ पे नहीं कर रहा। ठीक है, तो यानी कि यहां से हम L और M की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां पे हम N और L की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहां से आपकी रेडियल नोड्स आती हैं, जो रेडियल नोड्स होंगी। हाँ, एक बात बताओ, अगर आपको नोड निकालनी है, ठीक है, अगर आपको नोड निकालनी है तो कैसे निकालोगे नोड? नोड कैसे निकाल लोगे? नोड पे क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी जीरो के इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी ना, तो मैं बोल सकता हूं साई स्क्वायर डी टाउ, ये आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। वहां पे इसको जीरो पुट करो और वहां से उसकी वैल्यू निकाल लो। वहां से हम पता लगा लें कि आपकी जो नोड आ रही है वो किस एक्स की किस वैल्यू के लिए आ रही है, मतलब एग्जैक्ट किस पॉइंट पे आ रही है। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो वहां से प्रोबेबिलिटी वहां पे क्या होती है, जीरो होती है। तो जो रेडियल नोड होती है वो आपकी किसके इक्वल होती है, n माइनस एल माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, और जो एंगुलर नोड होगी, एंगुलर नोड होगी वो आपकी l के इक्वल होती है। और जो आपकी टोटल नोड्स होती हैं, टोटल नोड्स होंगी वो आपकी n माइनस 1 के इक्वल होगी। ठीक है, टोटल नोड्स जो होंगी वो आपकी n माइनस 1 के इक्वल होगी। ठीक है, और यहां से अगर मैं एनर्जी की बात करूं, जो एनर्जी होगी, एनर्जी किसके इक्वल होगी, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, या फिर -0.5 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एटॉमिक यूनिट। ठीक है, एयू में, या फिर -RH रेडबर्ग कांस्टेंट हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और मैंने बताया था सेंटीमीटर इनवर्स से अगर मैं जूल में करना चाहूं, ठीक है, शॉर्ट डाली थी ना मैंने आपकी एक, तो वो किससे कर मल्टीप्लाई करना है, केवल HC से मल्टीप्लाई करना है, तो HC से मल्टीप्लाई कर दो, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये आपकी जूल में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी आ गई, एनर्जी आपकी अलग अलग फॉर्म में आ गई। और डीजेनरेसी की अगर मैं बात करूं, डीजेनरेसी जो होगी, अगर स्पिन कंसीडर नहीं कर रहे तो एन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, अगर स्पिन कंसीडर कर रहे हैं तो 2n स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से आप एनर्जी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, एक और चीज यहां पे ध्यान रखेंगे। हाँ, तो अब मैं एक बार रेडियल पार्ट की बात कर लेता हूं। कोई भी एक रेडियल पार्ट में लिख लेता हूं, जैसे मैंने लिख लिया RNL, वो किसके इक्वल हो गया, 2/A0 raised to power 3/2
इंटू ई रेस टू पावर माइनस आर बाय ए नोट। ठीक है, ये आपका ई रेस टू पावर माइनस आर बाय ए नोट। ये मैंने एक आपका कोई भी रेडियल पार्ट लिख लिया। ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल के लिए अब मेरे को पता लगाना है यहाँ पे आपकी एन और एल की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो n की वैल्यू कहां से पता चलेगी? n की वैल्यू आपको पता चलेगी जो आपका ई रेस टू आर माइनस आर बाई ए नोट है ना, जो भी इस ए नोट के साथ होगा या माइनस आर के इसमें डिवाइड में होगा, वो आपकी क्या होगी, यहाँ पे जैसे 1 है, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी n की वैल्यू देगा। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। उसके बाद l क्या होगा, जो भी आपका एक्सपोनेंट फैक्टर है ना, इससे पहले वाली टर्म, यानी कि जो भी प्री एक्सपोनेंट फैक्टर होगा, प्री एक्सपोनेंट फैक्टर में r की जो मिनिमम पावर होगी, r की मिनिमम जो पावर होगी वो आपका क्या देगा, r की मिनिमम पावर आपकी l की वैल्यू देगा। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, r रेस टू द पावर 0। आर रेस्ट पावर 0 है ना, आर रेस्ट पावर 0 किसी की पावर 0 कर दो 1 होगा, तो 1 से तो मल्टीप्लाई है ही है यहाँ पे, तो यानी कि आर रेस्ट पावर 0, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, एल की वैल्यू आपकी आ गई 0। ठीक है, एल की वैल्यू 0 होगी, एन की वैल्यू 1 होगी, यानी किसके लिए है, ये आपकी 1s ऑर्बिटल का, ये आपका क्या है, रेडियल वेव फंक्शन है। किसका है, 1s ऑर्बिटल का आपका रेडियल वेव फंक्शन है। उसके बाद अगर आपको निकालना है मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, क्या निकालना है आपको, निकालना है मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस। तो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस निकालने के लिए डायरेक्टली आपको एक चीज करनी है, क्या करनी है, इस जो आपका रेडियल पार्ट है इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसका स्क्वायर करको इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो और उसका डिफरेंशिएशन कर दो आर के साथ। ठीक है, उसको 0 के इक्वेट कर दो, यहां से जो भी आपकी वैल्यू आएगी आर की, ठीक है, यहां से आपकी जो भी वैल्यू आएगी आर की, वो आपका क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस होगा। ठीक है, यानी कि वहां से आप मोस्ट प्रोबेबल रेडियस निकाल सकते हो। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, हम एक आर स्क्वायर आर एन एल का होल स्क्वायर इसके, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, जो r की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इनके बीच में हम एक, ये क्या है आपका, अगर हम डिफरेंशिएशन कर दे उसके रिस्पेक्ट में, तो क्या करता है वो एक स्लोप की वैल्यू देता है, तो हम मैक्सिमा पे स्लोप दे रहे हैं। अब एक कोई अगर कोई मैक्सिमा r है, ठीक है, ये मान लो ये कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे स्लोप आपका क्या होगा, ये होगा, स्लोप क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि स्लोप क्या होता है tan थीटा, थीटा क्या होगा 0 होगा, तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, 0 के इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो समझना है समझ लो, रट्टा मारना है रट्टा मार लो, कि जब भी मोस्ट प्रोबेबल रेडियस निकालना है तो हमें ऐसे निकालना है। ठीक है, तो यहां से ये आपका क्या आ जाएगा, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट को छोड़ दो, यानी कि बाउंड्रीज को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। जितनी बार भी ये इस लाइन को कट करेगा वो उसमें रेडियल नोड्स बताएंगे। जैसे अगर ये ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से हो, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ये एक रेडियल नोड है। ठीक है, तो हम ग्राफ से ही बता सकते हैं भाई वो किस ऑर्बिटल के लिए वो ग्राफ दिया हुआ। ठीक है, उसमें हम रेडियल नोड का पता करके वहां से बता सकते हैं। समझ गए बात? चलो इसके बाद देखते हैं एंगुलर। ठीक है, इसके बाद आता है एंगुलर वेव फंक्शन y थीटा फाई। ठीक है, वो आपका क्या होगा, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मान लो साइन रेस टू द पावर m थीटा कोस रेस टू द पावर l माइनस m थीटा, और यहाँ पे ये आ जाएगा e रेस टू द पावर आयोटा m फाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर हमें L और M की वैल्यू पता करनी है तो सिंपल सी चीज है, M की वैल्यू क्या होगी, M की वैल्यू जो भी आपकी e रेस्ट पर आयोटा और फाई के साथ आ रहा है, आयोटा और फाई के साथ जो आ रहा है वो आपके क्या देगा, ये आपका M की वैल्यू देगा। ठीक है, और L की वैल्यू अगर मेरे को बताना है तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सब की पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो पावर है उस पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो।
ठीक है, पावर को ऐड करेंगे वो आपका क्या दे देगा, वो आपको एल की वैल्यू दे देगा। ठीक है, यहां से हम एल और एम दोनों बता सकते हैं। समझ के बात? चलो हाँ, अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज आती है। कई बार हमें दे के रखते हैं कि ये रेडियल वेव फंक्शन या एंगुलर वेव फंक्शन दे देंगे, ठीक है, और हमसे क्या पूछ लेंगे कि बताओ ये किसके लिए है, ये आपका पी एक्स के लिए है, डी एक्स वाई के लिए है, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र के लिए है, ये किसके लिए? ठीक है, तो वो भी आपको निकालना आना चाहिए। कैसे निकाल लेंगे उसके लिए ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है, वो याद रखो। ई रेज टू द पावर आयोटा एम फाई आ रहा है, उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम कोस एम फाई लिखेंगे। ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं होता, ये हम लिखेंगे, केवल एक ट्रिक है ये। ठीक है, और ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एम फाई आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, साइन एम फाई लिखेंगे। ठीक है, एल और एम की वैल्यू तो हमें पहले ही पता चल जाएगी। ठीक है, एल और एम की वैल्यू तो हम यहां से निकाल लेंगे ना, सारी पावर को ऐड करेंगे, हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी। एल की वैल्यू आ जाएगी तो हमें पता लग जाएगा कि वो पी के लिए है या डी के लिए है। हमारा काम बस इतना रहेगा, हमें ये बताना कि वो पी एक्स के लिए है या पी वाई के लिए है या पी जेड के लिए है, या फिर डी एक्स वाई के लिए, डी वाई जेड, डी जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इनमें से किसके लिए है वो। ठीक है, किसका वो वेव फंक्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको निकालनी है। तो एक तो दो चीजें तो आप ये कंसीडर करके चलेंगे कि आपको ये याद रखनी है, आपको फॉर्मूले में वो इस हिसाब से रखना है। दूसरी चीज मैंने आपको बता रखा है, एक्स क्या होता है, आर कोस थीटा साइन फाई, वाई आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड क्या होता है, आर कोस थीटा। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे y थीटा फाई ये आपको दिया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा और ई रेज टू द पावर 2 आयोटा फाई। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे पूछ रहे हो ये किस ऑर्बिटल के लिए। सबसे पहली बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर ऐड की, तो यहां से आपकी एल की वैल्यू क्या आई, एल की वैल्यू आपकी 2 आई। ठीक है, और एम की वैल्यू भी आपकी 2 आई। ठीक है, तो एल की वैल्यू 2 से तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये किसके लिए, डी ऑर्बिटल के लिए। एम से नहीं बता सकते हम कि किसके लिए होगा, डी एक्स वाई होगा, वाई स्क्वायर होगा, क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और ई रेज टू द पावर आयोटा एम फाई है ना, तो इसको लिखेंगे हम कोस 2। ठीक है, कोस 2 फाई। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, कोस 2 फाई। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा आपका कोस 2 फाई किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, कोस स्क्वायर फाई, कोस 2 फाई आपका याद रख लो, कोस 2 फाई या कोस 2 थीटा या कोस 2 एक्स कुछ भी लिख लो, वो आपका कोस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई भी होता है। ठीक है, और साइन हमें इतना पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो यहां से मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर सकता हूं, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई के इक्वल भी होता है, और 2 कोस स्क्वायर फाई माइनस 1 के इक्वल भी होता है। ठीक है, यही होगा ना, तो इसकी वैल्यू 1 माइनस, हाँ ठीक है, और साइन 2 फाई किसके इक्वल होगा, साइन 2 फाई आपको होगा 2 साइन फाई कोस फाई के इक्वल, 2 साइन फाई कोस फाई के इक्वल होता है। ये आपके नॉर्मल यार 10 तक सभी ने पढ़ा इतना तो है ना, ये मत बोलना कि हमें नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये तो हम बायो से थे, वो थे। ठीक है, बायो तुमने ले ली होगी, +1 में +2 में ले ली होगी, 10 तक तो पढ़ा ही है ना सबने, 10 तक तो सभी के पास मैथ होता है। तो ये आपके 10th के ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो यहां से मैं इसको लिखना चाहूं तो ये आपका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। तो अगर मैं एक्स थीटा फाई में देखूं, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, ये कोस स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, और वाई स्क्वायर कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। यही नहीं आ रहा, यानी कि ये किसके लिए है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए। तो ये आपका किसके लिए है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए आपको एंगुलर पार्ट दे रखा है। ठीक है, वेव फंक्शन का आपके पास एंगुलर पार्ट है, तो यहां से आप कोई भी निकाल सकते हो। मैंने एक आपको करके दिखा दिया, इस टाइप से आपको सारे करने। इसमें एक आपका एंगुलर मोमेंटम, वैसे तो सभी को पता ही है, जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, रूट एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है एम इंटू एच क्रॉस, और इनके बीच में मतलब एंगल ऑफ ओरिएंटेशन अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो एम अपॉन रूट एल इंटू एल प्लस वन। ठीक है, तो कई बार जेड कंपोनेंट निकालना आ जाता है डायरेक्ट, कई बार एंगल ऑफ ओरिएंटेशन निकालना आ जाता है। ठीक है, एल की वैल्यू आप वहां से, एल और एम की वैल्यू आप वेव फंक्शन से इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करनी है सारी यहाँ पे, है ना। चलो, ये बस छोटा सा था जो आपका रह गया था। इसके बाद देखते हैं पार्टिकल इन अ रिंग। पार्टिकल इन अ रिंग। अब पार्टिकल इन अ रिंग क्या है, यानी कि एक पार्टिकल आपका रिंग में घूम रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल क्या है, रिंग में घूम रहा है, तो ये आपका एंगल मान लिया फाई। फाई कहां से कहां तक जाएगा, 0 to 2 पाई जाएगा। ठीक है, तो डी टाउ क्या होगा, डी टाउ आपका डी फाई होगा। ठीक है, डी फाई होगा, कहां से कहां तक जाएगा, 0 to 2 पाई जाएगा। ठीक है, वेव फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो 1 अपॉन रूट 2 पाई इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा एम फाई आ जाएगा। ठीक है, और इसकी एनर्जी की अगर मैं बात करूं, एनर्जी आपने 1D बॉक्स की एनर्जी याद है ना, क्या थी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली कैसे याद करोगे, एन की जगह एम रख दो, एम स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8। अब यहाँ पे एम की बजाय क्या आएगा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, तो ये आ जाएगा आई, और एल स्क्वायर की जगह पाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी हो जाएगी, और एम की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, 0 और फिर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यानी कि इसके जो एनर्जी लेवल डायग्राम होगा वो कैसे होगा, नीचे आपका 0 होगा, फिर ये प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन। यानी कि पहले ग्राउंड स्टेट के बाद जितनी भी आपकी स्टेट होंगी सारी की सारी आपकी डब्ल्यूडी जनरेट होंगी। ठीक है, सारी की सारी क्या होंगी, डब्ल्यूडी जनरेट होंगी। ठीक है, समझ गए। तो पार्टिकल इन रिंग, इससे बस ज्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बस अगर आप ये चीजें आपको याद है तो इससे जो क्वेश्चन आएगा आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तुम्हें आता है। ठीक है, ये मत बोलने लग जाना कि सर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके दिखा दो। ठीक है, क्योंकि वो मैं यहाँ पे नहीं करके दिखा सकता आपको, आपका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आ रहा तो आप अब बिल्कुल बेसिक से तो यार मैं कराऊंगा नहीं, उसमें तो फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं कराता रह जाऊंगा मैं। तो यूट्यूब वगैरह पे कहीं और कोई वीडियो वगैरह पड़ी होगी आपके पास, प्लस 1 प्लस 2 की कोई बुक वगैरह, वहां से आप देख लो। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। हाँ, उसके बाद आती है विरियल थ्योरम। विरियल थ्योरम क्या बोलती है, विरियल थ्योरम आपके बोलती है भाई जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो आपकी किसके इक्वल होती है, n/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू n/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और n क्या है आपका, n आपका है पावर ऑफ पोजीशन इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला में आपकी पोजीशन की पावर है। ठीक है, अब बॉक्स के लिए 1D बॉक्स 2D बॉक्स, इन सब में 1D बॉक्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0 थी। ठीक है, वहां तो पोटेंशियल एनर्जी थी नहीं हमारे पास, क्योंकि इनसाइड द बॉक्स हमने क्या लिया था कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है। उसके बाद हमने SHO पढ़ा है, SHO में आपका क्या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, फिजिकल स्पेक्ट्रो में कराया था 12kx²।
हाफ के एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पे आपकी 2 आ जाएगी। 2 पुट करोगे, 2 से 2 कटेगा, तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी, ठीक है, सिंपल सी चीज। उसके बाद हाइड्रोजन एटम पड़ा है। हाइड्रोजन एटम में मैंने पोटेंशियल एनर्जी बताई थी -ZE² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। r आपकी क्या पोजीशन, या r की पावर क्या है यहाँ पे, r की पावर है आपकी -1, तो n की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो यहाँ के लिए आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो -1/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ आपका ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप ये रिलेशन डाल के काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में इजीली यहाँ से रिलेशन आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सारा सार था लेक्चर 1 का।